स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। अच्छा, पहले तो हमें सारी नॉर्मल वैल्यूज़ पता हैं और दिस टेबल इज़ वेरी इजी टू लर्न और इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आगे ना सारे इसी की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। अच्छा, अब देखो पीएच हमें पता है कि जब कम होती है तो एसिडिक होती है और जब ज़्यादा होती है तो अल्कलाइन होती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो फिजियोलॉजिकल रेंज है इट इज़ 7.35 टू 7.45। अब देखो इसी से कम होगी, जितना कम होगी पीएच तो इट इज़ एसिडिक, जितनी ज़्यादा पीएच होगी वो अल्कलाइन होगी। अब PCO2, अब देखो PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आके बनाती है कार्बोनिक एसिड। तो एसिड है ना बेसिकली ये CO2, ठीक है, मतलब एसिड बनाई गई ना, ये तो एसिड है ये। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45। अब देखो जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना ये एसिड कम होगा उतना अल्कलाइन होगा, ठीक है। अब देखो ये HCO3 बेस है, ठीक है, तो बेस की नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 26। अब जितनी ये बेस ज़्यादा होगी उतना अल्कलाइन होगा और बेस जितनी कम होगी उतना एसिडिक होगा, ठीक है। ये हमारा मेजर कॉन्सेप्ट हो गया। इस 45 को भूल जाओ, ठीक है। बस अगर 45 से ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है, क्यों देखो उतना ही फिर कार्बोनिक एसिड बनेगा। और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब जितना कम कार्बोनिक एसिड बन रहा है, एसिड जितना कम बन रहा है तो अल्कलाइन फिर होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पहले हम रेस्पिरेटरी का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी वाले वो डिसऑर्डर्स हैं दैट आर रिलेटेड टू CO2 और मेटाबॉलिक वाले वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें बेसिक जो मसला हुआ है वो HCO3 का हुआ है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में चलते हैं। तो अब देखो जितना बंदा ज़्यादा तेज़ सांस लेगा, मतलब देखो उतनी तेज़ फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाएगी ना, ठीक है। ये बॉडी है, तो अब देखो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लिया तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर से तो सारी बाहर निकल जाएगी तेज़ सांस की वजह से, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकल गई। तो अब जब एसिड बाहर निकल गया तो पीछे अब बेसिक अल्कलाइन ज़्यादा रह जाएगा ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हाइपर वेंटिलेशन से पीछे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा जो एसिड है वो हाइपर वेंटिलेट तेज़ सांस करके आपने सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दी, तो पीछे क्या बॉडी में तो कोई एसिड बचा ही नहीं है, तो पीछे रह जाएगा अल्कलोसिस। तो ये इस CO2 की वजह से जो अल्कलोसिस हुआ इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि बहुत उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस लिया, ठीक है। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर निकलेगी नहीं, वो इतना आहिस्ता सांस ले रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी मतलब अंदर ही रिटेन्ड रह रही है, ठीक है, बाहर निकल ही नहीं रही, वो इतना स्लो सांस ले रहा है। तो अब जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन्ड रह रही है क्योंकि वो स्लो सांस ले रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब हाँ, अब ना देखो अब ये चीज़ें हुई, इसके लिए बॉडी ने किसी तरह कॉम्पनसेट करना है। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ यानी वो इतना सांस जब कम स्लो ले रहा है कि अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, अंदर एसिडिक हो गया बॉडी के, तो अब बॉडी कैसे कॉम्पनसेट करे। अब बॉडी क्या करती है, देखो अब हमें बॉडी एसिडिक है तो बॉडी में हमें बेस चाहिए, यानी HCO3 हमें चाहिए। तो किडनी ना HCO3 बहुत ज़्यादा रिटेन करना शुरू कर देती है। तो देखो जब ये जो अल्कली है ये जो बेस है ये रिटेन होना शुरू हो जाती है, तो देखो ये एसिड पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, ये जो अंदर हमने सांस स्लो लेके जमा कर लिया। तो ये जो कॉम्पनसेशन हो रही है इसको कहते हैं मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन या फिर रीनल कॉम्पनसेशन, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मेटाबॉलिक या रीनल कॉम्पनसेशन हो रही है और मेटाबॉलिक में हम बाद में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होती है, ठीक है। इसके लिए वो वाली कॉम्पनसेशन होती है, इसके लिए ये वाली कॉम्पनसेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बात की कि जब एक सिनेरियो हमने बात की कि जब एसिडोसिस था। अब जब उसने हाइपर वेंटिलेट किया और सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसने हाइपर वेंटिलेट किया और सारा कार्बन डाइऑक्साइड तेज सांस निकाल के बाहर निकाल दिया। अब बॉडी में तो देखो पीछे अल्कलाइन हो गई ना एनवायरनमेंट, सारा एसिड भी बाहर निकल गया। तो अब बॉडी कॉम्पनसेट कैसे करे, बॉडी कॉम्पनसेट ऐसे करती है कि अब देखो HCO3 बेस है ना, HCO3 को ज़्यादा किडनी से बाहर निकालना शुरू कर देती है, ठीक है, लूज़ करना शुरू कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनिक बाइकार्बोनेट को। तो जब ये अल्कली कम हो गई तो बॉडी फिर नॉर्मल एसिडिक अपनी थोड़ा सा मतलब जो उसकी नॉर्मल पीएच थी उस पर चला जाता है, मतलब जो अल्कलाइन हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी बेस ही उसने आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर दी, ठीक है। तो ये थी इसकी कॉम्पनसेशन, ये थी इसकी कॉम्पनसेशन।
अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक। हमने पहले भी बात किया था रेस्पिरेटरी वो वाले डिसऑर्डर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफेक्ट की वजह से हैं कि या तो ये कम थी या ज़्यादा थी। मेटाबॉलिक वो हैं जो इस बाइकार्बोनेट के ज़्यादा होने से या कम होने से हो रहे हैं। अब देखो, जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा तो बॉडी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट होगी, जब बाइकार्बोनेट कम होगा तो बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेट होगी, क्योंकि देखो बाइकार्बोनेट इज़ अ बेस, ठीक है, बेस है, अल्कलाइन है। अच्छा जी, अब ना देखो इसमें फिर क्या, अब सपोज़ बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो बॉडी में क्या होगा, अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी। तो इस अल्कलिनिटी को ठीक करने के लिए अब मुझे एसिड चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी कि हाइपो वेंटिलेट करना शुरू कर देगी ताकि ज़्यादा सारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस रहे और अंदर फिर एसिडिक एनवायरनमेंट, और ये एसिड फिर इस बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज़ करा दे, इस बेस को न्यूट्रलाइज़ करा दे। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, सॉरी, ये जो बाइकार्बोनेट है ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है और बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हो गई है, तो फिर बॉडी का क्या कॉम्पनसेशन होगी, रेस्पिरेटरी इसके मुताबिक क्या कॉम्पनसेशन होगी कि बॉडी हाइपर वेंटिलेट करेगी ताकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जो एसिडिक इसके लॉस की वजह से हुआ था वो थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा ठीक है, इसके रिवीजन, इसको बल्कि एक दफ़ा बस रिवाइज़ कर लेते हैं। मेटाबॉलिक वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि HCO3 के आने जाने की वजह से होते हैं। रेस्पिरेटरी वो जो CO2 के आने जाने से होते हैं, क्योंकि और हाँ रिमेंबर CO2 एसिड है, HCO3 बेस है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में रीनल या फिर इसको मेटाबॉलिक भी कह सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी में मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी बॉडी में, यानी जब इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी जब हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, क्योंकि देखो तेज़ तेज़ सांस लेगा तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, तो अब देखो बॉडी में तो फिर अल्कलाइन एनवायरनमेंट रह गई ना, तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो HCO3 को लूज़ करना शुरू कर देती है ताकि बॉडी वापस थोड़ा मतलब न्यूट्रलाइज़ हो जाए ना, ताकि बेस थोड़ी लूज़ हो, तक वो अल्कलिनिटी थोड़ी ठीक हो जाए, ठीक है। और इसका दूसरा भी सेम, और ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। अच्छा, अब हमने देखो पहले देखा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना बेसिकली है क्या। हमने पहले देखा था मेटाबॉलिक माइनिंग रिलेटेड टू HCO3, मतलब नॉट रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, मतलब लंग की वजह से डिफेक्ट नहीं है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। अब मेटाबॉलिक में देखो दो मसले होंगे, या तो ये कि बॉडी एसिड्स बना बहुत ज़्यादा रही है, या फिर बॉडी बेस बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही है, यानी HCO3 को बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही है, जिसकी वजह से पीछे एसिडोसिस हो गया, ठीक है। अब इसके लिए ना हम दो में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक नॉर्मल एनाइन गैप। नॉर्मल, अच्छा इसके लिए ना हमें थोड़ा सा एनाइन गैप का ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो एनाइन गैप में अच्छा नॉर्मल ये है कि जो बॉडी के टोटल कैटाइंस है ना, वो टोटल के बॉडी एनाइंस जितने हैं, ठीक है। सीरम क्योंकि हमारा न्यूट्रल होता है, सीरम कोई एसिडिक बेसिक नहीं होता, तो मतलब कैटाइंस और एनाइंस पर इक्वल होंगे, मतलब नेगेटिव चार्जेस और सॉरी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ना देखो जो पॉजिटिव चार्जेस बन रहे होते हैं ना, वो होते हैं जो मेनली कैटाइंस हैं बॉडी में, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, और एनाइंस बेसिकली होते हैं क्लोराइड और HCO3। लेकिन कुछ छोटे छोटे इधर उधर अनमेजर्ड कैटाइंस भी हैं और अनमेजर्ड एनाइंस भी हैं, जैसे अनमेजर्ड एनाइंस में ये फॉस्फेट वगैरह ना ये आ जाते हैं, ये छोटे मोटे बहुत। तो अब एनाइन गैप इज़ सिंपली ये कि टोटल जो बॉडी के कैटाइंस हैं और टोटल जो बॉडी के एनाइंस हैं उनमें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो देखो ये हैं जो अनमेजर्ड कैटाइंस रह गए, ठीक है। ये है वो जो मेजर कैटाइंस थे, सोडियम और पोटेशियम, और ये हैं अनमेजर्ड कैटाइंस जो बहुत छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस वाले थे, जो हमने उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि हम उनको नाम लें, ठीक है। तो और ये हैं अनमेजर्ड एनाइंस जो इतने छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस थे जिनको हमने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये जो फ़र्क आ रहा है ना अनमेजर्ड एनाइंस और कैटाइंस के लेवल में, दिस गैप इज़ कॉल्ड एनाइन गैप, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो कहा था कि एसिडोसिस दो तरह का होता है, हाई और नॉर्मल एनाइन गैप वाला। नॉर्मल एनाइन गैप वाला इसलिए होता है कि बाइकार्ब लॉस हो गया, ठीक है, यानी अच्छा एनाइंस बना रहे थे ना ये क्लोराइड और HCO3, तो वो कहते हैं कि नॉर्मल एनाइन गैप में बाइकार्ब लॉस हो गया,
तो लेकिन ना बॉडी बाइकार्ब लॉस का ऐसे कॉम्पनसेट करती है कि क्लोराइड को ज़्यादा कर देती है। तो देखो ये तो फिर उतना ही रहा ना, क्योंकि क्लोराइड ने इसकी एब्सेंस के लिए कॉम्पनसेट कर लिया, तो कोई गैप पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही नॉर्मल एनाइन गैप और ये होता है बाइकार्ब अगर लॉस हो जाए तो। लेकिन देखो जब अब बाइकार्ब लॉस हुआ और क्लोराइड कॉम्पनसेट तो कर रहा है, लेकिन नाउ हो जाएगा हाइपर क्लोरीमिक एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा तो हाँ, फिर हम देते हैं हाई एनाइन गैप एसिडोसिस जो होता है। इसमें ना बेसिकली क्या होता है कि बॉडी एसिड्स बहुत ज़्यादा बना रही होती है, जैसे लैक्टिक एसिड होता है, कीटो एसिड्स होते हैं। अब ना लैक्टिक एसिड का ये सीन है कि वो डिसोसिएट करके एक तो लैक्टेट एनाइन बनाता है और H+। ये जो H+ है ये HCO3 के साथ जॉइन हो जाता है और बस मतलब रास्ते से हट जाता है, इसका हमारा काम हो गया। लेकिन जो पीछे लैक्टेट एनाइन है ना, ये जाके ये अनमेजर्ड एनाइंस नहीं थे जो इनको हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी कि हम इनका नाम लें, तो ये लैक्टेट एनाइन इन एनाइंस में शामिल हो जाता है। तो देखो ये तो क्वांटिटी इधर ज़्यादा हो जाएगी ना ऐसे करके, जब क्योंकि अनमेजर्ड एनाइंस में एक और शामिल हो गया ये जो लैक्टेट आइन है, तो ये अब ज़्यादा हो गई वैल्यू, तो ये एनाइन गैप ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये इंक्रीज्ड एनाइन गैप वाले के कॉजेज़ हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस सिर्फ क्या है, इसलिए ये जो एनाइन गैप हम पूरा सीन पढ़ रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट बस एक दफ़ा आता हो तो इट्स ओके, याद सिर्फ ये वाली बात थी। तो एनाइन गैप की सिर्फ इंपॉर्टेंस इस चीज़ में है कि एसिडोसिस का क्या कॉज है ये देखने में। ठीक है, तक एक ये और ये। अच्छा जी, ये बातें हो गई। अच्छा, एनाइन गैप का ना नॉर्मली रेंज है 8 to 12। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि यार फ़ायज़ा ये तो आपने कहा था कि टाइम्स और एनाइंस एक जितने हैं, तो अगर एक जितने होते वाकई तो फिर ये तो ज़ीरो एनाइन गैप नॉर्मल तो ज़ीरो होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये जो अनमेजर्ड एनाइंस और कैटाइंस है ना, ये लोग बेचारे काम ख़राब करते हैं, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल इसकी वैल्यू है ना ये 8 to 12 होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद हो। अच्छा, यही इसमें बात की हुई है कि इंक्रीज्ड एनाइन गैप वाले की किधर गया, हाँ ये कॉज है कि आप एसिड ज़्यादा बॉडी बना रही है जैसे लैक्टिक एसिड और कीटो एसिड्स, या फिर फिर दूसरा था कि जो नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस वाले हैं कॉजेज़, उसमें लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट है। अब लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइनल फिस्टुला वगैरह डायरिया और एसिड डिसऑर्डर्स में होता है, लेकिन इनमें फिर हमें पता है हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस हो जाता है। अब ना बेस डेफिसिट क्या है, ये बेस है कि कितनी बेस चाहिए कि आप एसिडोसिस करेक्ट कर सको। तो इसका यार फॉर्मूला थोड़ा रट्टा ही है कि नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है और माइनस के आपने मेजर कितना किया इंटू 0.2 इंटू वेट, और 0.2 इज सिंपली ये कांस्टेंट वैल्यू है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है ना, वो नॉर्मली 20% होती है, तो उसको इसने 0.2 किया हुआ है। हाँ, अच्छा जी, अब हम कॉमन कॉजेज़ पे चलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। तो ये इंक्रीज हमने पढ़ लिया था कि लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिड्स और रीनल फेलियर इज़ न्यू। ठीक है, और इंक्रीज्ड बाइकार्ब कब एक तो बाइकार्बोनेट का लॉस इंक्रीज़ कब होता है, एक तो डायरिया से ज़्यादा बेचारा लॉस हो गया, फिस्टुला बना हुआ था उससे लॉस होता गया, और हमने साथ बात की थी कि हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस में होता है, तो इसने कॉजेज़ में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, बॉडी में एसिड है, तो एसिड को निकालने के लिए बॉडी का क्या रिस्पांस था, हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन क्या थी एसिडोसिस की, कि बॉडी ज़्यादा सारा फिर एसिड निकालती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए इट हैज़ टू हाइपर वेंटिलेट। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन होएगी कॉम्पेंसेशन के तौर पे। और बाकी और क्या क्या आपको लैब्स में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, तो आप जब सीरम में चेक कराओगे तो बाइकार्ब लो होगा। ठीक है, मतलब आपकी बेस लो होगी क्योंकि ऑब्वियसली एसिडोसिस है, और पीएच भी लो होगी क्योंकि एसिडोसिस है, और लो पीएच का मतलब होता है एसिडोसिस। अच्छा जी, इसकी ट्रीटमेंट पे आपने क्या करना है। अच्छा, कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना यही होता है कि आपका एसिड ज़्यादा बन रहा होता है, ये लैक्टिक एसिड वगैरह, क्योंकि आपको बॉडी में शॉक हुआ होता है, क्योंकि शॉकिंग कंडीशन में हमें पता है लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहले तो आप उसका शॉक वगैरह ठीक करो, आप उसको फ्लूइड रिससिटेशन वगैरह दो, टिश्यू परफ्यूजन फ़ौरन ठीक कराओ, टिश्यू को किसी तरह खून मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, और लैक्टेट लेवल आपने करेक्ट करना है। फिर वो कहते हैं कि जो देखो एसिडोसिस है ना, तो एसिड के लिए आपने ट्रीटमेंट में बेस देनी है, तो दैट बेस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaCO3। लेकिन ये सिर्फ सिवियर एसिडोसिस में देनी है, क्योंकि सिवियर एसिडोसिस में कार्डियक अरेस्ट हो जाता होता है। ठीक है, अब लेकिन ना माइल्ड केसेस में आप सोडियम बाइकार्बोनेट ना दो, क्योंकि ये खुद डिसोसिएट करके ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिड है, तो एसिडोसिस वर्स हो सकता है। तो माइल्ड में नहीं देनी आपने, सिर्फ बहुत सिवियर अगर एसिडोसिस है तब देनी है, क्योंकि सिवियर एसिडोसिस में कार्डियक अरेस्ट का बहुत डर होता है।
अब वो यही बात करता है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ने हमारे साथ क्या गलत काम किया जो हम उसको करेक्ट करें। ठीक है, अब देखो इसमें यह है कि उसने अभी अभी हमें बताया कि एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से कार्डियक हार्ट नहीं ठीक पंप कर सकता, कंट्रैक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो जब हार्ट कंट्रैक्ट ही ठीक नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी बेचारी। अब फिर क्या होता है कि ऊपर से वेज़ोडाइलेशन भी हो जाती है। तो देखो जब वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी फिर तो ब्लड प्रेशर बेचारा कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो अब फिर जब आप आधे तो ये मसले हो गए। फिर जब आप इस वेज़ोडाइलेशन को ठीक करने के लिए वेज़ो कंस्ट्रक्टिव एजेंट्स और इस हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को तेज़ करने के लिए आइनोट्रोप्स देते भी हो और कैटेकोलामिन्स देते भी हो, तो सीवियर एसिडोसिस में ये बेचारी दवाइयाँ भी नहीं काम करती। ठीक है, तो ये सारे मसले हो जाते हैं। अब हम चलते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और वी रेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है। मेटाबॉलिक मायने HCO3 की वजह से और अल्कलोसिस मायने के बेस ज़्यादा है, मतलब HCO3 ज़्यादा है। ठीक है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गई तो मतलब कि एसिडोसिस हो गया ना। ठीक है, और अब अल्कलोसिस है तो HCO3 ज़्यादा है। ठीक है, बेस ज़्यादा है और एसिड अब बहुत कम रह गया। तो बॉडी कैसे कॉम्पेंसेट करेगी। अब देखो बहुत बेसिक एनवायरनमेंट हो गई है ना, बॉडी में बहुत मतलब अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो गई है। तो अब बॉडी ने तो अब एसिडिक करनी है। तो एसिडिक करने के लिए बॉडी हाइपोवेंटिलेट करेगी ताकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पीछे आहिस्ता ब्रीदिंग होगी, तो बहुत हल्का हल्का सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सारी पीछे जमा होती जाएगी, रिटेन होती जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी तो पीएच वापस जो इतनी ज़्यादा पीएच हुई थी वो पीएच आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और नॉर्मल मतलब इस अल्कलिनिटी को ये एसिड ठीक कर देगा। ठीक है, एक और बॉडी का रिस्पांस ये है कि ये बहुत ज़्यादा अल्कलोसिस था, बहुत ज़्यादा बेस थी ना, तो किडनीज़ HCO3 को निकाल देती हैं। ठीक है, तो एक और ये रिस्पांस है। ये दो बॉडी के रिस्पॉन्सेज हो गए। अब कॉजेज़ क्या है अल्कलोसिस के, कि एक तो ये जो आपने बहुत ज़्यादा एसिड लूज़ कर दिया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन लूज़ कर दिया, जैसे आप वॉमिटिंग में या फिर नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन बहुत हैवी कर दो आप। फिर ये फिजिशियन अगर आपकी बहुत हैवी नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन कर दे। ठीक है, फिर हाइपोकलीमिया। अब हाइपोकलीमिया में क्या होता है कि पोटेशियम सारा इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, लेकिन इसके ना बदले में क्या होता है कि हाइड्रोजन फिर सेल्स के अंदर आ जाता है। अब जब हाइड्रोजन सारा सेल्स के अंदर आ गया तो बॉडी के लिए तो नहीं अवेलेबल हो गई, तो सारा सेलों के अंदर घुस गया, जाके छुप गया, तो बॉडी में फिर अल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, सारा तो हाइड्रोजन आयन तो छुप ही गया। बस ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट पे। तो अब जनरली ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी वेल टॉलरेट कर लेती है और ये जो कॉम्पेंसेशंस होती हैं इन्हीं से बॉडी ठीक कर लेती है। लेकिन अगर ना हो तो फिर सिंपल ये है कि देखो हाइपोकलीमिया की वजह से हो रहा था ना ये, तो आप हाइपोकलीमिया को ठीक कर दो। फिर जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्टर्बेंसेज हुई हैं, जैसे उसने वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा की और हाइड्रोजन लॉस कर दिया, तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स उसके रिप्लेस करो तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी ऑल वाले मसले वर रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हुआ हुआ है, मतलब बंदा हाइपो वेंटिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब कौन लोग हाइपो वेंटिलेट करते हैं, तो हाँ सॉरी, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड पीछे रिटेन हो गया क्योंकि बंदा हाइपो वेंटिलेट कर रहा था, सांस तेज़ तेज़ नॉर्मल नहीं ले रहा था, बहुत स्लो सांस ले रहा था। तो किस लोगों में ये रेस्पिरेशन अफेक्टेड हो जाती है, जो वो स्लो ब्रीदिंग करते हैं। एक तो वो सर्जिकल पेशेंट्स जो क्योंकि देखो सर्जिकल पेशेंट्स में आप यूजुअली एनेस्थेटिक यूज़ करते हो, कुछ नारकोटिक्स से उनमें हो जाती है। फिर कभी कभी सर्जरी के बाद इतनी उनको दर्द हो रही होती है कि वो स्लो फिर सांस लेते हैं ना, क्योंकि सांस लेने में फिर दर्द हो रही होती है, तो उससे फिर पीछे ये जमा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडोसिस हो जाता है। तो बॉडी कैसे कॉम्पेंसेट करेगी, देखो एसिडोसिस है ना, तो बॉडी H आइंस को, जो एसिडिक आइंस थे हाइड्रोजन आइंस, इनको लूज़ करना शुरू कर देगी। ठीक है, ताकि फिर नॉर्मल हो जाए। कॉजेज़ क्या क्या आधे तो हमने पढ़ लिया कि सर्जिकल जो पेशेंट में मसले होते हैं। फिर एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो वो नहीं सांस ले सकेगा सही, जैसे एस्पिरेशन, COPD, ब्रोंकोस्पैज्म। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे एनेस्थेटिक एजेंट्स और नारकोटिक्स से कुछ हो सकता है, जैसे ओपिएट्स वगैरह। और कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे सपोज गिलियन बार सिंड्रोम आप कर लो, ये गियां-बारे सिंड्रोम, तो इससे रेस्पिरेटरी मसल्स बेचारे डायफ्राम काम ही नहीं कर रहा होगा ना, तो वो सांस नहीं ले रहा होगा, तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी, एसिडोसिस करा देगी। तो ट्रीटमेंट सिंपली है, आप उसको सांस दिलवाओ, वेंटिलेशन से आप दे सकते हो, वेंटिलेटरी सपोर्ट, फिर अंडरलाइंग कॉज को आप ट्रीट करें। और हाँ इससे अच्छा इसमें ना NaHCO3 आप नहीं देते होते हो इस वाले एसिड के लिए, इसमें आप बस मसला ठीक करो तो ये ठीक हो जाएगा, अंडरलाइंग मसला आप ठीक करो।
फिर है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी ऑल मसले वर रिलेटेड टू CO2। तो और CO2 कब कम हो जाती है बॉडी में? जब वो इतना तेज़ से सांस ले रहा हो कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही निकल जाए। ठीक है, तो अब ये किस किस मसले पे होगी जब वो तेज़ तेज़ सांस लेगा? एक तो कि जब बहुत टेंशन हो रही होती है, पागल लोग जो हिस्टीरिया वाले। फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे, क्योंकि तब वो ऑक्सीजन नहीं ठीक आ रहा होता तो वो तेज़ तेज़ सांस लेता है। फिर कोई भी हाइपोथैलेमिक लीजन्स हैं, और अगर आपने कोई कोमाटोज पेशेंट था और आपने वो वेंटिलेटरी मशीन से ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो उससे अब देखो कहते हैं कि अच्छा एक ना बात हमें आगे देखते हैं कि अल्कलोसिस में ना हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हम देखते हैं क्यों, लेकिन इधर बस क्लिनिकल फीचर देखें। अब देखो जब अल्कलोसिस वाले पेशेंट में आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स आएंगे, जैसे टेटनी। ठीक है, अच्छा, और मसला ठीक हो जाता है जब आप अंडरलाइन कॉज रिमूव करते हो। अब हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है अल्कलोसिस में। अच्छा, अब देखो जो नॉर्मली ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ना, तो इन पे बाइंड करने के लिए हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन दोनों कम्पीट करते हैं। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन आयन बेचारा कम ही हो गया तो क्या इन दोनों ने कंपटीशन लगाना? कंपटीशन तो कैल्शियम जीत जाएगा और सारा कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब कैल्शियम सारा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गया, क्योंकि इसका कोई कंपेटिटर ही नहीं था, तो ये कैल्शियम जीत तो गया, लेकिन अब देखो सारा ये बाइंड हो गया, तो बॉडी के लिए कोई कैल्शियम बचा नहीं है, सारा कैल्शियम तो बाइंड हुआ हुआ है, तो बॉडी के लिए कोई कैल्शियम नहीं बचा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, सारा तो बाइंड हुआ हुआ है। अच्छा, अब हम एक बहुत मज़े की गेम खेलते हैं, उसका नाम है टिक टैक टो, जिससे आप पता करते हो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, या रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या अल्कलोसिस है। ठीक है, बहुत मज़े की गेम है, ये हम देखते हैं। जी, हम खेलते खेलते डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसी को ना दोबारा इधर बनाया। अब हमने बात की थी रेस्पिरेटरी मसले ऑलवेज़ मीन CO2, मेटाबॉलिक मसले ऑलवेज़ मीन HCO3। ठीक है, तो यही मैंने इधर रखा है, और इन वाले कॉलम्स को मैंने खाली छोड़ दिया और नॉर्मल वाले को मैंने कॉपी किया। इसकी जगह मैं CO2 की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ रेस्पिरेटरी, और HCO3 की जगह मैं लिख सकती हूँ मेटाबॉलिक। ठीक है, अब देखो वो एक्सरसाइज ऐसी होगी कि आपको वो बंदे का सिनेरियो फुल दिया हुआ है। तो देखो अब pH इज़ 7.26, अब किधर फिट हो रही है 7.26? देखो ये नॉर्मल से कम है ना, तो कम वाली साइड जब भी pH कम हो तो इट मीन्स एसिड। ठीक है, तो मैंने 7.26 इधर लिख दिया। फिर मैं CO2 देखती हूँ, दैट इज़ 42। ठीक है, तो 42 तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो 42 इधर आ गया। ठीक है, ये इसको सर्कल्स कर लेते हैं। HCO3 इज़ 17, और 17 किधर आ रहा है? देखो HCO3 कम है ना, तो मतलब बेस जब कम है तो बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट होगी, तो 17 इधर आ गया। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन ये होगी, देखो मैंने कॉलम्स में फिट कर ली वैल्यूज़, आपने देखा कैसे। अब इसको वर्ड्स में डालना है। ठीक है, ये जो हमारा सिनेरियो इसने ये दिया था हमें हल करने के लिए प्रॉब्लम, कि इस बंदे को क्या है ABG, आप कैसे इंटरप्रेट करोगे इस बंदे की। हमने ये वैल्यूज़ डाली ऐसे ऐसे, वही अपनी अपनी जगह पे। अब देखो 17 इधर आ रहा है ना, जो HCO3 था, तो यानी द प्रॉब्लम इज़ मेटाबॉलिक, और जो pH है वो एसिडिक में फॉल कर रही है, तो दिस बंदा हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो पहला जुमला हो गया दिस मैन हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा जुमला इज़ कि अब देखो हम देखने लगे इसमें रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन है या नहीं, मतलब उसके लंग्स अभी इसके लिए कॉम्पेंसेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन देखो जो रेस्पिरेटरी हमने देखना था, यानी जो CO2 था, वो तो नॉर्मल फॉल कर रहा है। हाँ, अगर ये अल्कलाइन में होता तो फिर ये कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन रेस्पिरेटरी तो अभी नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बट विदाउट रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो इसका ये बन गया। अब हम इसी सिनेरियो के साथ यही वाली गेम खेलते हैं। ये अच्छा, ये वाला मेथड टिक टैक टो मेथड है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इजीली इससे इंटरप्रेट हो जाता है। pH कितनी 7.26 हमने फिट कर दी, इधर एसिडिक में ही आ रही है। PCO2 इज़ 32, तो कम है PCO2, तो मैं इधर लिख दूँगी। देखो PCO2 कम है, मतलब अब बॉडी में जब एसिड ही कम है तो बॉडी में अल्कलिनिटी होगी। ठीक है, तो ये एसिडिक में अल्कलाइन में आ गया, और HCO3 इज़ 17। हाँ, तो देखो अब वही है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन विद रेस्पिरेटरी अब कॉम्पेंसेशन है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम कि ठीक है।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस लेकिन अब विद शोइंग रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन। अच्छा ये अच्छे से बाकी सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, तो डू सॉल्व दिस क्योंकि इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। बस लास्ट ये है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि देखो इसमें पीएच की इसने वैल्यू ना 7.35 दी हुई है, ठीक है। अब इसने ना इसको जब सॉल्व किया हुआ है तो इसको आप ज़रा ख़ुद सॉल्व कर और फिर देखो कि आपका क्या आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वो कहता है कि अब जैसे मैं आपको इसमें फ़िट करके दिखाती हूँ, रुको एक मिनट मैं पॉज करके इसको फ़िट करती हूँ फिर मैं दिखा। हाँ अच्छा, अभी आप ये देखो, ये मैंने इसी में अभी फ़िट करने को अभी पीएच नहीं, सिर्फ PCO2 और HCO3। अब देखो HCO3 17 है ना, तो यानी नॉर्मल से HCO3 कम है, तो ये एसिडिक में आ गई। और जब मैंने PCO2 देखा तो ये 32 था। अब 32 कम, नॉर्मल से कम वैल्यू है ना, मतलब एसिड की कम वैल्यू है, तो ये अल्कलाइन में फ़िट हो गया। अब जो पीएच है ना, ये देखो इधर आ रही थी नॉर्मल वाले कॉलम में क्योंकि 7.35 थी, लेकिन जो मार्जिन वाली 7.35 की वैल्यू है ना, आपको इसको 7.35 एसिडिक वाले में फ़िट करना है, ठीक है। तो यही हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो ऐसे पता हो, ठीक है। ये वाला थोड़ा एक कंफ्यूजिंग था, तो आपने ना प्लीज़ ये वाले सारे सिनेरियोज़ भी सॉल्व कर लो क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह फिर टेट्राटो मेथड की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया एसिड बेस।